अभूतपूर्व अद्वितीय समाधानों में से एक समाधान था विदेशी नेताओं के सामने जानबूझकर अपनी नाक में उंगली डालकर खुजलाना, बार बार खुजलाना। ऐसा क्यों किया करते? और देश का 10वां प्रधान अपनी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के चलते सत्ता से बाहर कर दिया गया। जरा कैलेंडर की ओर नजर घुमाइए, तारीख दर्ज मिलेगी 1 जून 1996। ये वही तारीख थी जब हिंदुस्तान के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी। मगर आज हम आपको उसी सबसे कमजोर प्रधानमंत्री की ऐसी दिलेर दास्तान सुनाएंगे जिसे सुन 47 से लेकर 2023 तक के तमाम प्रधानमंत्री शर्म से अपना चेहरा झुका लेंगे। वो देश का 10वां प्रधान था, मगर सबसे बड़ा सवाल यही कि देश के सबसे कमजोर प्रधान का तमगा उसको मिला कैसे। इस पहेली का जवाब छिपा है आज से 27 वर्ष पहले की चुनावी बिसात पर। वो 1996 के लोकसभा चुनावों का दौर था, जिन चुनावों के नतीजों में जनता ने किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं सौंपा था। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उभरी थी, जिसके पास कुल 161 सीटें थीं। इसके बाद कांग्रेस का नंबर था, जिसके पास 141 सीटों का आंकड़ा था। और इसके बाद तमाम क्षेत्रीय दलों की वो कतार सामने आती है, जिनमें से किसी भी क्षेत्रीय दल की सीटों का आंकड़ा दहाई के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाया था। तो जाहिराना तौर से बहुमत ना होने के बावजूद सबसे बड़ी पार्टी होने के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को ही महामहिम शंकर दयाल शर्मा ने सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। निमंत्रण क्या दिया, सरकार बनवा ही दी। अटल बिहारी वाजपेयी को बाकायदा शपथ भी दिलवा दी गई। वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए, उनकी समूची कैबिनेट ने शपथ ले ली। मगर जब आने वाले 13 दिनों तक भी वाजपेयी की इस सरकार के द्वारा सदन के पटल पर बहुमत नहीं साबित किया गया, तो स्वाभाविक रूप से सरकार औंधे मुंह गिर गई। और इसके बाद नए सिरे से कवायद शुरू हुई सत्ता के समीकरणों को नाथने की, और एक नई खिचड़ी सबके सामने आई। इस समीकरण के तहत तमाम क्षेत्रीय दल आपस में मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट का निर्माण करेंगे, जिस फ्रंट को कांग्रेस बाहर से समर्थन देकर बहुमत सिद्ध करवाने में मदद देगी। चलिए, सरकार बनाने का गणित तो साफ हो गया, मगर फिर वही दुविधा सबके सामने आई कि सरकार का मुखिया बनेगा कौन। माथापच्ची शुरू हुई, एक एक कर नाम सामने आए। पहला नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह का, जिन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर कन्नी काट ली। दूसरा नाम सामने आया मुलायम सिंह यादव का, जिनके नाम पर सब राजी हो गए, मगर लालू प्रसाद यादव ने ऐन वक्त पर वीटो लगा दिया। फिर खुद लालू प्रसाद यादव का नाम उछला तो मुलायम सिंह यादव समेत तमाम नेताओं के जहन में लालू प्रसाद यादव के गले पर चारा घोटाले के तहत कसता सीबीआई का फंदा नाचने लगा, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव की उम्मीदवारी भी स्वतः ही निरस्त हो गई। दोपहर से शुरू हुई बैठक आहिस्ता आहिस्ता मध्य रात्रि की ओर बढ़ चली थी, मगर अब तक इस सवाल का जवाब किसी को नहीं मिला था कि इस कुनबे का मुखिया आखिर होगा कौन। रात करीब 11 बजे लालू प्रसाद यादव ने एक नाम उछाला। ये भारत के दक्षिणी छोर के इर्द गिर्द एक छोटे से गांव के किसान परिवार में जन्म लेने वाला एक लड़का था, जिसने 60 के दशक में कांग्रेस के ही परचम तले सियासत का ककहरा सीखा था। पहले कार्यकर्ता बना, फिर कांग्रेस का नेता बना, फिर विधायक बना, फिर मंत्री बना, और फिर अपनी नई पार्टी बनाकर कांग्रेस को ही चारों खाने चित्त कर उस वक्त कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा था। नाम था HD देवगौड़ा। अचानक से बीते 10 घंटों से हर नाम पर माथापच्ची कर रही ये पूरी बैठक 15 मिनट के भीतर भीतर इस एक नाम पर एक मत हो गई। और अगली सुबह तड़के देवगौड़ा को प्रस्ताव भिजवाया गया कि आपको देश के प्रधानमंत्री का पद स्वीकार है अथवा नहीं। अब देश के प्रधानमंत्री का पद किसे न स्वीकार हो, देवगौड़ा को लगा साक्षात नियति ने उन पर आशीर्वाद रख दिया है। HD देवगौड़ा ने तत्काल हाँ की, और इसके बाद महज 22 सांसदों की एक पार्टी का अगुआ नेता, जिसका नाम तलक देश की जनता पहली दफा सुन रही थी, वो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जा पहुंचा। देवगौड़ा ने प्रधानमंत्री बनने के बाद तत्काल अगली ही शाम अपने प्रधान सचिव को अपने आवास पर बुलाया। देवगौड़ा के प्रधान सचिव सुब्रमण्यन ने अपनी किताब में देवगौड़ा के साथ हुए उस वाकये को बाकायदा विस्तार पूर्वक लिखा है। सुब्रमण्यम अपनी किताब में दर्ज करते हैं कि ज्यों ही मैं शाम करीब 5 साढ़े 5 बजे के करीब प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचा, प्रधानमंत्री ने एक बंद कमरे के बीच मुझसे गोपनीय मुलाकात शुरू की। और इसके बाद जो देवगौड़ा कहने वाले थे उसे आप भी गौर से सुनिए।
महज एक दिन पहले नियति के आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स अपने प्रधानमंत्री सचिव से कह रहा है, सुनिए, मैं आपको सख्त हिदायत देता हूं, निर्देशित करता हूं, मेरा नाम लेकर आने वाला शख्स चाहे मेरे परिवार का हो, मेरे कुटुंबीजनों का हो अथवा मेरे परिचय क्षेत्र का हो, आप उसका कोई भी सिफारिशी काम तब तक नहीं करेंगे जब तक मुझसे इसी तरह व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर मेरी उस मसले पर राय नहीं जान लेंगे। अपने निजी परिवार के सदस्यों को भी अपने पद का लाभ न देना, ऐसा अभूतपूर्व साहस इस देश की 70 वर्ष की राजनीति में 47 से लेकर 2023 तक के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। अपने परिचित अथवा अपने परिवार को लाभ पहुंचाने की चेष्टाएं तमाम प्रधानमंत्रियों के द्वारा अभिलेखों में दर्ज हैं। इसके बाद देवगौड़ा जैसे प्रधानमंत्री का ऐसी बात कहना अपने आप में इस राजनीति में शुचिता का हस्ताक्षर है। मगर कहानी यहीं रुकती नहीं है। सुब्रमण्यम आगे अपनी किताब में कुछ नए अध्याय जोड़ते हैं जो शायद बेहद चुटकीले हैं। सुब्रमण्यम अपनी किताब में दर्ज करते हैं कि ये उस दौर की घटना है जब भारत आर्थिक रूप से इतना सशक्त नहीं हुआ था। हम भी विश्व बैंक के तमाम संभागों के समक्ष अपनी परियोजनाओं के लिए कर्ज लेने के लिए जाया करते थे। ऐसे में 1996 की ही बात है, विश्व कृषि बैंक के अधिकारी भारत आए हुए थे ये जानने के लिए कि भारतीय सरकार किसानों को लेकर कितनी संवेदनशील है और सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोगों को किसानों की जमीनी हालातों की कितनी समझ है। इसी विषय को लेकर भारतीय सरकार के शिष्टमंडल और कृषि संघ के अधिकारियों के शिष्टमंडल के बीच एक औपचारिक मुलाकात प्रायोजित थी। जब वो मुलाकात राउंड टेबल पर हो रही थी तब कृषि संघ के मुखिया और भारतीय सरकार के मुखिया यानी एचडी देवगौड़ा आमने सामने बैठे हुए थे और दोनों शिष्टमंडल एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे से संवाद स्थापित कर रहे थे कि सुब्रमण्यम की नजर देवगौड़ा पे गई, जो बार बार अपनी नाक में उंगली डाल डाल के जोर जोर से खुजा रहे थे। अब ये तो सामान्य किसी गांव की बैठक में बैठते वक्त भी एक अभद्र व्यवहार की श्रेणी में आने वाला व्यवहार है, तो यहां तो विश्व कृषि संघ के अधिकारियों के साथ देश का प्रधानमंत्री बैठक कर रहा था और प्रधानमंत्री नाक में उंगली डाल के खुजलाए, कितना अभद्र लग सकता है। मगर अब सबके समक्ष सुब्रमण्यम टोके तो कैसे टोके, खड़े रहे और जब समूची बैठक समाप्त हुई तब देवगौड़ा को अकेले में ले जाकर उनसे पूछे, ये आप बार बार नाक में उंगली डालकर क्यों खुजा रहे थे। तब देवगौड़ा ने सुब्रमण्यम को राज की बात बताई। देवगौड़ा ने कहा, ये विश्व कृषि संघ का अधिकारी यहाँ क्या जानने आया था, यही जानने आया था ना कि मुझे यानी देश के प्रधानमंत्री को किसानों की जमीनी हालात के बारे में कितनी समझ है। मैं जानबूझकर नाक में उंगली डाल डाल कर खुजला रहा था ताकि अधिकारी महोदय को यह आभास हो जाए देश का प्रधान खुद ही किसान है, उसे किसानों की तमाम समस्याओं के बारे में पूर्ण ज्ञान है। और सुब्रमण्यम के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा तब जब महज चंद रोज के भीतर भीतर विश्व कृषि संघ ने यह कहते हुए भारत द्वारा मांगी गई समूची राशि का हस्तांतरण कर दिया कि भारतीय प्रधानमंत्री कृषि समाज से ही ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में हमें उम्मीद है कि भारत इस राशि का किसानों के हित में समुचित उपयोग कर पाएगा। एक और दिल्ली में एचडी देवगौड़ा की विलक्षण बुद्धि और उनकी ईमानदारी के चलते सरकार देश को लाभ पहुंचाने वाले कई कालातीत फैसले ले रही थी, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली से करीब 700 किलोमीटर दूर पटना के किनारे बहने वाली मां गंगा के बीच बसे एक टापू पर एक महायज्ञ आयोजित हो रहा था। इस महायज्ञ के आयोजन के पीछे लालू प्रसाद यादव के सर पर मंडराती हुई सीबीआई की वो तलवार थी जिस तलवार की पहली खुरचन लालू की गर्दन पे लग चुकी थी, बस ताजी ताजी। क्योंकि ये वही रोज था जब लालू प्रसाद यादव पहली दफा सीबीआई की पूछताछ से वाबस्ता होकर झुंझलाए हुए से अपने आवास पर लौटे थे और आवास पर लौटते ही उन्होंने टेलीफोन लगाया देश के प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के आवास पर और झुंझलाए हुए बोले, काहे जी हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो। अरे कॉन्स्पिरेसी करना है तो बीजेपी वालों के खिलाफ करो, जेल पहुंचाना है तो बीजेपी वालों को पहुंचाओ, हमें जेल काहे पहुंचा रहे हो। बकौर वरिष्ठ पत्रकार शंकरचरण ठाकुर की किताब बंधु बिहारी, लालू ने फोन पर देवगौड़ा को जमकर डांटा क्योंकि लालू चाहते थे कि देवगौड़ा सीबीआई पर दबाव बनाकर सीबीआई अध्यक्ष का तबादला कर लालू पर होने वाली सीबीआई की इस जांच को प्रभावित करें, क्योंकि इसी उद्देश्य से तो उन्होंने देवगौड़ा का नाम आगे किया था।
मगर देवगौड़ा का नाम आगे भी कर दिया, देवगौड़ा प्रधानमंत्री भी बन गए और इसके बावजूद सीबीआई की तरफ से होने वाली कार्रवाई पर जरा सा भी असर नहीं पड़ा। तो लालू की झुंझलाहट स्वाभाविक थी। सीबीआई की कार्रवाई अपनी स्वतः रफ्तार पे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती रही और जल्द ही लालू प्रसाद यादव को दिल्ली दफ्तर में तलब कर लिया गया दोबारा पूछताछ के लिए। करीब 10 घंटों की थका देने वाली पूछताछ के बाद झुंझलाए लालू प्रसाद यादव बगैर किसी पूर्व सूचना के अपनी गाड़ी से सीधा पहुंच गए प्रधानमंत्री आवास। और प्रधानमंत्री आवास के भीतर दाखिल हो जिस कमरे में देवगौड़ा बैठे हुए थे वहां पहुंच सीधा प्रधानमंत्री को चिल्लाते हुए कमरे के भीतर दाखिल हुए। काहे जी, इसीलिए बनाया तुमको प्रधानमंत्री, ये सिला दे रहे हो प्रधानमंत्री बनाने के बदले, हमको जेल पहुंचाना चाहते हो? अरे जेल पहुंचाना है तो बीजेपी वालों को पहुंचाओ, बहुत बड़ी गलती हो गई तुमको प्रधानमंत्री बना के, अब नहीं रहोगे तुम प्रधानमंत्री, हमारे खिलाफ कार्रवाई करवा रहे हो, बात नहीं मान रहे हो हमारी। अब सामने वाला व्यक्ति जब इतना अनियंत्रित होकर कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगेगा तो सामने वाले व्यक्ति का भी धैर्य जवाब दे ही जाएगा। देवगौड़ा भी गुस्साते हुए बोले, भारत सरकार है, आपकी पार्टी आरजेडी या आपकी बिहार सरकार नहीं जिसे आप भैंस की तरह हाँकते हैं। इसके अपने नियम कायदे कानून हैं जो आपके लिए भी समान ही रहेंगे। बाद होना वही था जो हुआ। लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने देवगौड़ा की सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा कर दी, जिसके बाद देवगौड़ा की सरकार औंधे मुंह गिर गई और देश का 10वां प्रधान अपनी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के चलते सत्ता से बाहर कर दिया गया।